क्या भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की बात की थी। कुछ पोर्शन जो है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट का उसमें बाकी था, उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम वीड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर जो है हम ओपन चैनल के अंदर जो है ओपन चैनल के अंदर वाटर फ्लो मेजरमेंट की बात कर रहे थे, और इसके अंदर कितने पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं? 3। कौन कौन? वेलोसिटी मेथड। ओपन चैनल के अंदर जो है 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट वन वेलोसिटी एरिया मेथड। कौन सा है? वेलोसिटी एरिया मेथड। सेकंड की अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक मेथड, और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट डिस्चार्ज। ठीक है, वेलोसिटी एरिया मेथड के अंदर हमने 3 चीजों के बारे में बात किया था, फ्लोट मेथड, ट्रेसर मेथड और करंट मीटर मेथड। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में डायरेक्ट डिस्चार्ज की अगर हम बात कर रहे थे तो डायरेक्ट डिस्चार्ज के अंदर हमने फर्स्ट कवर कर लिया था वियर, और वियर के अंदर वो स्ट्रक्चर जहां से वाटर का फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नोच कहा जाता है। और वियर जो है वो किस नेचर का है? शार्प क्रिस्टेड है या ब्रॉड क्रिस्टेड है? उसके बेसिस पे इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो शार्प क्रिस्टेड वियर और एक ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। शार्प क्रिस्टेड के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो होता है, जबकि ब्रॉड क्रिस्टेड में क्या होता है? वेरिएबल फ्लो होता है। यूनिफॉर्म के अंदर क्या आता है आपका? रेक्ट और एंड ट्रेप। ट्रेप जो किया था किसको किया था? सिपोलिट को किया था। यानी एक तो रेक्टेंगुलर वियर होता है और एक ट्रेपेजोइडल होता है। ट्रेपेजोइडल को हम क्या बोलते हैं? सिपोलिटी वियर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ब्रॉड क्रिस्टेड की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल फ्लो को मेजर करता है, और इसमें कौन कौन आता है इसके अंदर आपका? कौन कौन सा? एक तो 90 डिग्री वी नॉच, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या ट्राइंगुलर वियर कहा जाता है। और एक होता है आपका पैराबोल। ठीक है, इसके बाद हमने वियर की एक जनरल इक्वेशन के बारे में बात किया था, जो क्या होती है? Q बराबर CLH N होती है। N जो है वहां पर एक्सपोनेंट होता है। यदि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो होता है, यदि यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो M की वैल्यू कितनी होती है? 1.5, और वेरिएबल फ्लो होता है तो कितनी है? 2.5। यहां तक क्लियर था? इसके बाद में सेकेंड जो इसके अंदर आता है वो है आपका फ्लूम। क्या है? फ्लूम्स। फ्लूम्स की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूम्स और वियर में क्या डिफरेंस है? वियर जो है वो क्या करता है कि जो मीडियम चैनल्स होते हैं, यानी जहां पर वाटर का फ्लो जो है स्मॉल और मीडियम डिस्चार्ज जहां पर होता है, वहां पर किसका यूज किया जाता है? वियर का यूज किया जाता है। लेकिन वियर जो है ऐसी जगह सुटेबल नहीं होता है जहां पर वाटर में जो है सिल्ट साथ में आए। सिल्ट का मतलब जिसकी पार्टिकल साइज कितनी हो, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। हम बोलते हैं क्ले और सैंड के बीच का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। तो किसी वाटर के साथ यदि सिल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी फ्लो रेट जो है वो कम होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आपका? फ्लूम्स। यानी ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी जगह जहां पर वाटर के साथ क्या आता है? सिल्ट लेडन वाटर आता है, तो वहां पर किसका यूज हम करते हैं? फ्लूम्स का यूज करते हैं। ये चीज मैंने कल लिखाई थी आपको। फ्लूम्स के अंदर जो है वो 3 प्रकार के फ्लूम्स होते हैं। एक होता है आपका पार्सल फ्लूम, एक होता है आपका कट थ्रोट फ्लूम, और एक होता है आपका एज फ्लूम। कौन कौन सा है? पार्सल फ्लूम, कट थ्रोट फ्लूम और एज फ्लूम। आपको याद रखना है कि जो पार्सल फ्लूम है, क्या पार्सल जो फ्लूम है वो आपकी वियर और ओरिफिस का हाइब्रिड पार्ट है। क्या है? वियर और ओरिफिस का हाइब्रिड मेथड जो है वो कौन है आपका? पार्सल फ्लूम। या सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फ्लूम होता है तो पार्सल फ्लूम। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है यहाँ पर। इसके बाद मैंने आपको बताया था ओरिफिस। ओरिफिस के अंदर जो है 2 प्रकार के ओरिफिस होते हैं, एक फ्री फ्लो को मेजर करता है और एक सबमर्ज को करता है। सबमर्ज का मतलब क्या हो गया भाई? सोइल सरफेस से नीचे, यानी सब सरफेस के अंदर। यानी जब सब सरफेस के अंदर वाटर का फ्लो होता है तो उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? सबमर्ज ओरिफिस का। जब सोइल सरफेस पर करेगा तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? फ्री फ्लो का। और फ्री फ्लो के लिए यहाँ पर डिस्चार्ज रेट मैंने आपको लिखाया था Q बराबर 0.61 इंटू 10⁻³ A √2GH। ये था
क्यू जो है वो किसको बताता है, डिस्चार्ज रेट को बताता है। डिस्चार्ज रेट आपकी लीटर प्रति सेकंड में हो सकती है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में हो सकती है। 0.61 जो है इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू यूज किया गया है, इंटू 10⁻³ ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, जहां भी ए मिले उसका मतलब क्या है, एरिया, √2GH। यहां पर जो जी है, जी का मतलब होता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जो है याद रखना है आपको 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपने जो है कहीं ना कहीं जब आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, जीजी स्टोक्स ने जो स्टोक्स लॉ दिया था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉलिंग इन अ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, ठीक है, तो वहां पर भी आपने जो है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, या जी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो कितनी है, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी जो है वो आपका जो हेड होगा उसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर हमने इसको लिख लिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्री पीजी के अंदर, डब्ल्यूओ के अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जहां से हर एग्जाम, कोई सा भी आप एग्जाम दो, चाहे एओ, डब्ल्यूओ, पीजी, कोई सा भी एग्जाम दो, अगर वीड मैनेजमेंट ऑप्शन में या आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको यहां से मिलते हैं, ठीक है। एक या दो पेज आप छोड़ देना, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के बाद एक पेज आप छोड़ देना, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो प्रीपीजी के सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है, वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो है वीड का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, वीड के क्लासिफिकेशन के बाद क्रॉप वीड कंप्रेशन लिखा हुआ है, और राजस्थान के केस में जो है, या राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस देकर जो है किस तरीके से हम वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से होना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपके यहाँ पर है। डब्ल्यूओ के अंदर जो है, इनके अंदर जो है एडवांटेज मतलब बेनिफिट और हार्मफुल के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स और हार्मफुल है वहां से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब स्नेक बाइट कर लेता है तो एज ए इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, आपको आईटीके के बारे में फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईटीके की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कभी कभी पूछी जा सकती है फुल फॉर्म में इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। एंटोमोलॉजी में आपको सर ने बताया होगा कि जब हम इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करते हैं या इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर कुछ इंडिजिनस तरीके हैं, जैसे कि गांव वाले ये नहीं जानते हैं कि नीम के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर जो है दीमक या फिर कोई भी जो है स्टोरेज पेस्ट लगने से बचाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका नॉलेज है जो है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनके पास है, पारंपरिक ज्ञान उनके पास है, इसलिए वो उस चीज का यूज करते हैं। तो नीम को स्टोरेज ड्रेन के अंदर रखना किसका एक एग्जाम्पल है, आईटीके का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईटीके की फुल फॉर्म क्या होती है। अब बात करते हैं वीड मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे वीड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हार्मफुल्स क्या क्या हैं, वीड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है, उसके बाद एलिलोपैथी के बारे में हम बात करेंगे, फिर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर फिजिकल मेथड, फिर आपका जो है मैकेनिकल मेथड, फिर कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और आपका केमिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फिर हर्बिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सेलेक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। और कुछ इसके अंदर जो है बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि किस तरीके से हमें हर्बिसाइड की डोज को कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। हर्बिसाइड इंडेक्स क्या होता है, वीड इंडेक्स क्या होता है, वीड कंपटीशन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं वीड से। वीड मैनेजमेंट या वीड की डेफिनेशन को जानने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं जो लगभग आपके वीड के क्लासिफिकेशन को कवर कर देगा। मान लीजिए कोई फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, वीट की सोविंग करते हैं। किसकी सोविंग करते हैं, वीट की। और वीट की भी हम एक पर्टिकुलर वेराइटी ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए उस वेराइटी का नाम क्या है, ए है। वेराइटी का नाम क्या है, ए। वेराइटी को हमने क्या किया है, यहां पर सोविंग की है। तो फील्ड के अंदर ए वेराइटी, वीट किस सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। किस सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। जैसे ही आपने वीट को नॉट वीट को आपने यहां पर शो किया था तो इस तरीके से
फील्ड के अंदर किसके प्लांट ग्रो हो जाएंगे? वीट के। और वीट की कौन सी वैरायटी है? सोनालिका। मान लीजिए ए, भाटी जी बोल रहे हैं सोनालिका, तो हम सोनालिका लिख देते हैं। कौन सी वैरायटी है? सोनालिका। ये चीज क्लियर है। अब मान लो कि जब आप खेत में जाते हो और खेत में जाते हो तो एक प्लांट आपको यहाँ पर दिखता है जो है वीट। क्या है? वीट। लेकिन इसकी वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी राज 3077 है। कौन सी है? राज 3077। क्लियर हुआ? इसके बाद में जब खेत के अंदर और आप आगे की ओर जाते हो तो एक और वीड आपको, एक और प्लांट आपको दिखाई देता है जो है आपका किसका? ग्राम का। किसका है? ग्राम का। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा और फील्ड में घूमते हो 2-3 बार तो एक और प्लांट आपको दिखाई देता है और ये है आपका किसका? सोयाबीन का। ठीक है। अब सोयाबीन यहाँ कहां से आई कि पिछले सीजन में मान लो कि खरीफ सीजन में जो है हमने क्या लगाई थी? यहाँ पर सोयाबीन लगाई थी इस फील्ड के अंदर और वो प्लांट जो है वापस क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया। ये चीज क्लियर हुई? फार्मर था, फार्मर ने कौन सी क्रॉप ग्रो की? वीट। किस सीजन में लगाई? रबी सीजन। कौन सी वैरायटी थी? सोनालिका। क्लियर है? जब फील्ड में गए तो सोनालिका के साथ में आपको वीट का ही कौन सा प्लांट मिला? राज 3077। जब आगे गए तो कौन सा मिला? ग्राम। ग्राम के साथ एक और कौन मिला? सोयाबीन। लेकिन फील्ड में जब आप गहनता से देखें तो 2-3 प्लांट और आपको मिले। मान लीजिए ये था किसका? फ्लेरिस माइनर का। किसका था? फ्लेरिस माइनर का। ठीक है। एक और आपको यहां पर मिल गया, ये मान लीजिए वाइल्ड ओट थी। क्या थी? वाइल्ड ओट, जिसको हम एवेना फटवा बोलते हैं, जबकि जो ओट होती है उसको क्या कहा जाता है? एवेना सेटाइवा कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? अब आप किस किस प्लांट को जो है वीड कहोगे? अगर मैं कहूं वीड तो वीड के लिए पहले मैं 2 वर्ड आपको लिखता हूं कि वीड जो है अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड होते हैं। undesirable and unwanted plant which affect the crop production both quality and quantity and interfere with the intercultural operation। यानी वीड जो है क्या होते हैं? अनडिजायरेबल होते हैं और अनवांटेड होते हैं। अनडिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब हो गया कि एक लोकेशन स्पेसिफिक पर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनवांटेड यानी सीजन के अंदर हम नहीं चाहते, रबी सीजन में तो हम दूसरा प्लांट चाह रहे थे लेकिन दूसरा ग्रो हो गया। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन सा प्लांट जो है आपको वीड नजर आ रहा है, बताइए। सारे वीड हैं, सब वीड है। अगर हम सोनालिका की बात करें तो सोनालिका भी वीड है। कौन सी है? सोनालिका को सब छोड़ के क्या है? सारे वीड है। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा यूजी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वैरायटी का हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, या सीड टेक्नोलॉजी में भी सर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब हम पर्टिकुलर वैरायटी का सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, कई सारे पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं। लेकिन उस केस में अगर दूसरी वैरायटी का प्लांट अगर ग्रो हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? वीड होता है, अनवांटेड प्लांट है, डिजायरेबल प्लांट है। मींस यहां पर जो राज 3077 है ये भी क्या है आपके लिए? वीड है। लेकिन इस वीड के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये कौन सा होता है? रोग्यू होता है। कौन सा होता है? रोग्यू वीड होता है। कौन सा होता है? रोग्यू वीड। और इस रोग्यू को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रोगिंग। क्या कहा जाता है? रोगिंग। अब आपने देखा कि फील्ड के अंदर जब आप गए तो आपको इसी सीजन की दूसरी क्रॉप प्लांट मिली। कौन सा मिला? ग्राम। कौन सा मिला? ग्राम। यानी पर्टिकुलर सीजन के अंदर हमने जो पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किया था उसी सीजन की दूसरा क्रॉप प्लांट भी अगर हमें मिलता है तो ये भी हमारे लिए तो क्या है? अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है। लेकिन इस वीड का जब हम नाम देंगे तो क्या देंगे? रिलेटिव वीड। कौन सा देंगे? रिलेटिव। रिलेटिव क्यों कहा? क्योंकि इनका सीजन क्या है? इनका सेम है। ठीक है। इसके बाद में जब आपने देखा कि खरीफ सीजन का कोई क्रॉप प्लांट ग्रो हो गया है जिसका नाम क्या है? सोयाबीन। आपने देखा होगा कि आरएसएस चलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है, उसके अंदर किसी भी कैंडिडेट को फोर्स नहीं किया जाता है कि आप आरएसएस को ज्वाइन करो। ठीक है। भजन लाल जी शर्मा है, आज इतने बड़े पद पे गए, उसके पीछे रीजन क्या था? संगठन था। आपने कई बार नाम सुना होगा, संगठन से जुड़े हुए हैं। मदन दिलावर संगठन की वजह से मंत्री बने हैं। ठीक है। तो संगठन का जो आदमी होता है उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार चलता है। तो स्वयं सेवक के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वॉलेंटियर। क्या कहा जाता है? वॉलेंटियर। तो दूसरे सीजन का जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा? वॉलेंटियर वीड कहलाएगा। जैसे सोयाबीन पिछले सीजन में ग्रो किया था लेकिन रबी सीजन में अगर वो उग रहा है तो वो क्या हो गया हमारे लिए? वॉलेंटियर वीड। इसके बाद में वाइल्ड ओट और फ्लेरिस माइनर तो क्या होते हैं? वीडी नेचर के होते हैं। यानी ये भी क्या है यहाँ पर? वीड। इसका मतलब ये देखो वीड ही है, खरपतवार ही है। अभी हम बात करेंगे। कहने का मतलब इन सब एग्जाम्पल को देने के पीछे रीजन ये था कि जो वीड है वो आपका क्रॉप प्लांट भी क्या हो सकता है? वीड हो सकता है। लेकिन वो किस नेचर का हो? अनवांटेड और अनडिजायरेबल हो। उस केस में हम उसको क्या कहेंगे? वीड कहेंगे। क्लियर है? तो हम वीड के अंदर लिख सकते हैं कि वीड इज द
एक और चीज, जब मैंने आपको टिलेज पढ़ाया था तो एक साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको बताया था जिनका नाम था जेंथ्रोटूल। क्या नाम था? जेंथ्रोटूल। और जेंथ्रोटूल ने जो है वीड टर्म दी थी। वीड टर्म कब दिया था? 1731 के अंदर। 1731 में जेंथ्रोटूल ने कौन सी टर्म दी? वीड टर्म दी। अब बात करते हैं कि वीड क्या होता है। इसकी डेफिनेशन वैसे तो बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे पूछे जाए, या फिर भी वीड इज अनवांटेड एंड undesirable plant that affect crop production both quantity and quality by interference। यहां पर एक वर्ड है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है आपका एलिलोपैथी और सेकंड होता है यहां पर क्रॉप वीड कंपटीशन। एक बार देखना, वीड इज अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट, यहां तक क्लियर है। दैट अफेक्ट, जो कि प्रभावित करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। किसको? क्रॉप प्रोडक्शन को। बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से। कैसे? क्वांटिटी यानी कंपटीशन करेगा तो जो भी उसके लिए ग्रोथ फैक्टर्स है, चाहे वो मान लीजिए न्यूट्रिएंट हो, मॉइस्चर हो, स्पेस हो, लाइट हो, उसके साथ कंपीट करेगा तो इंडिविजुअल यानी प्लांट के बीच में क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। इंडिविजुअल प्लांट की यील्ड क्या आएगी? कम आएगी। और एटलीस्ट लास्ट में जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे शुगर केन है तो शुगर केन के साथ मान लीजिए स्ट्राइका ग्रो होगा तो वो क्या होता है? उसके लिए पैरासिटिक वीड होता है, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। मींस क्वांटिटी और क्वालिटी अफेक्ट होती है बाय इंटरफेरेंस। किसके द्वारा? इंटरफेरेंस के द्वारा। और इंटरफेरेंस में क्या क्या टर्म आती है आपकी? दो चीजें हैं, एलिलोपैथी है और क्रॉप वीड कंपटीशन है। बाद में समझेंगे कि एलिलोपैथी क्या होता है और क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में अगर मैं एक वर्ड लिखूं पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या है? चलो एक बार लिखो मत, पहले समझ लो पेस्ट का मतलब क्या है। पेस्ट का मतलब क्या है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इकोनॉमिक डैमेज। कोई भी जीवित जीव जो क्या करता है? आर्थिक हानि पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम खुद भी हो सकते हैं। मान लीजिए चने की किसी के खेत में चने उग रहे हैं और हम गए और चने उखाड़ लिए, तो हमने भी क्या किया? इकोनॉमिक डैमेज किया। जो भी इकोनॉमिक डैमेज करेगा वो क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। अब उस पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं। पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो जैसे पेस्ट की बात करें तो पेस्ट ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, वीड हो सकता है, चाहे आपका फंगस हो सकती है, चाहे आपका बैक्टीरिया हो सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक डैमेज करता है वो क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक डैमेज करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेस्ट। और इस पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट के अंदर हो सकता है वीड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई फंगस हो, ठीक है, या हो सकता है कोई रोडेंट हो, या हो सकता है कोई निमेटोड हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सब हमारे लिए क्या है? पेस्ट। इसके अलावा चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे बर्ड्स हो, वो सब क्या आते हैं? पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर वर्ड आ गया पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, पेस्ट एंड साइडो। ठीक है, साइडो का मतलब क्या होता है? केमिकल विच इज यूज फॉर द किलिंग। ठीक है, ऐसा केमिकल जो किल करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइडो बोलते हैं। अगर मान लीजिए जैसे फंगस है, फंगस को आप किल करना चाहते हो तो किसका यूज करोगे? फंजी साइड का। रोडेंट है तो रोडेंट के लिए रोडेंटी साइड का। निमेटोड्स है तो निमेटोड्स के लिए निमेटी साइड। क्लियर हुआ? अगर वीड है तो वीड को किल करने के लिए क्या करते हो? वीडी साइड करते हो। लेकिन मार्केट के अंदर आपने ये वीडी साइड जो है बहुत रेयरेस्ट केस में सुना होगा। इसकी जगह एक वर्ड आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। आप में से मुझे कौन बताएगा क्या रीजन है कि मार्केट के अंदर जो है कोई भी प्रोडक्ट जो वीड्स को किल करने के लिए आता है वो वीडी साइड के नाम से नहीं आता है, वो किस नाम से आता है? हर्बिसाइड के नाम से। ऐसा क्यों है?
बताइए क्या रीजन है कि वीडीसाइड का यूज ना करके हम टर्म जो है हर्बिसाइड यूज करते हैं? बताओ बाटी जी। चलिए कोई ना, एक बार आप यहां पे देखिए, एक बार यहां पर देखिए, आपने प्लांट की जब हम बात करते हैं या ट्री की बात, किसी भी प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट जो है वो दो नेचर के होते हैं, एक वुडी प्लांट होते हैं और एक हर्बेसियस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? हर्बेसियस प्लांट होते हैं। अभी आपने कहा कि सर वीट की जो वेराइटी ए है जिसे सोनालिका बोलते हैं, इसके अलावा जितने भी प्लांट है वो सब क्या है? वीड है। सब क्या है? वीड है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पर वीट की सोनालिका वेराइटी ग्रो नहीं करता और ग्राम में लगाता, चना अगर मैं ग्रो करता, तो ये मेरे लिए वीट थोड़ा ना होता, ये तो मेरे लिए क्या होती? मेन क्रॉप होती। यानी ये पैलेस और टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कहा है? वीड कहा है। यही बात हुई। तो यहां पर तो हमें ग्राम को भी किल करना है, लेकिन ये तो हमारे लिए क्या है? क्रॉप प्लांट है। जाहिर सी बात है भाई, ग्राम तो हमारे लिए क्या है? क्रॉप प्लांट है। लेकिन इसके केस के अंदर, इस केस के अंदर हमें तो ग्राम को भी किल करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्लांट किस नेचर का है? हर्बेसियस नेचर का या वुडी नेचर का है? हर्बेसियस नेचर का है। चाहे हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी किस नेचर का है? हर्बेसियस नेचर का है। मींस हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैलेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी क्रॉप प्लांट को ये डिफाइन करते हैं या किसी भी प्लांट को ये डिटरमाइन करते हैं कि ये वीड होगा या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये चीज क्लियर है? तो सभी क्रॉप प्लांट तो वीड हो नहीं सकते। वो वीड किस कंडीशन में है? जब वो राइट टाइम या गलत रॉन्ग टाइम पे या फिर गलत जगह पर उग रहे हैं, उस केस में हमने उनको क्या कहा है? वीड कहा है। लेकिन उनकी नेचर कैसी है? हर्बेसियस नेचर है। ठीक है, तो ग्राम हमारे लिए कौन सा हो गया? हर्बेसियस नेचर का। और इसको भी हमें किल करना है, तो जिसको किल करने के लिए क्या यूज करेंगे? हर्बिसाइड यूज करेंगे। क्लियर है? इसलिए हर्बिसाइड जो है वो ब्रॉड टर्म में यूज किया जाता है कंपेयर टू वीडिसाइड। ठीक है, ओडी और हर्बेसियस का मतलब क्या होता है कि हर्बेसियस उन्हें कहा जाता है जिनका टोटल प्लांट का जो वेट होता है उसमें 80 to 90% पार्ट जो है वाटर का हो, जबकि ओडी की हम बात करते हैं इसके अंदर 50% हो। इसके अलावा ये सकुलेंसी नेचर के होते हैं, इनके अंदर जो है सकुलेंसी कम पाई जाती है, यानी मांसल भाग जो है इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। पेस्ट, पेस्ट के अंदर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म that cause इकोनॉमिक डैमेज। ठीक है, पेस्ट के अंदर आप सभी जानते ही हैं, आपने पढ़ा भी है कई बार कि फंजीसाइड क्या होता है, इनके बारे में डिटेल बताना। फंजीसाइड, ठीक है, सॉरी पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं पेस्टिसाइड का मतलब क्या है, बस एक लिख लीजिए, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, रोडेंटिसाइड एंड नेमेटिसाइड। ऐसा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि जो हर्बिसियस प्लांट को किल करेगा उसको हर्बिसाइड बोलेंगे, जो फंगस को किल करेगा उसको फंजीसाइड। मतलब आपको समझ में आ रहा है? अब समझने की आवश्यकता है, 2 मिनट बाद इसको लिख लेना। एक बार सब इधर ध्यान दीजिएगा कि यदि हम बात करते हैं पेस्टिसाइड के बारे में, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्रॉप प्लांट है जिसके अंदर मैक्सिमम पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, मैक्सिमम पेस्टिसाइड, मैक्सिमम पेस्टिसाइड का यूज किस क्रॉप प्लांट के अंदर किया जाता है? बताइए। किसी की आवाज आई थी अभी पीछे से, बताओ। चलो 2 ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, एक राइस है और एक कॉटन है, दोनों में से क्या राइट आंसर जाएगा? ए या बी? ए। चलो ए और बी अब शांत हो जाए। ठीक, देखिए जब तक बीटी कॉटन नहीं आया था, जब तक बीटी कॉटन नहीं आया था, सबसे ज्यादा जो है पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग जो क्रॉप थी वो कौन थी? कॉटन थी। लेकिन जैसे ही बीटी कॉटन आया है उसके बाद में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप कौन सी है? राइस। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? राइस के अंदर। यह चीज क्लियर है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का कंजप्शन जो है, सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का कंजप्शन जो है वो किस क्रॉप के अंदर किया जाता है? किसमें किया जाता है? सोयाबीन। ऐसा तो क्या है आपका? सोयाबीन है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप मींस अगर टीबी ऑप्शन में दिया हो
चाय भी अगर ऑप्शन में दिया हो तो सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का यूज जो है वो किस में करते हैं, टी के अंदर करते हैं। सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि सोयाबीन जो है आपके खरीफ सीजन की क्रॉप है, और जो भी खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती है उनके अंदर जो भी वीड्स है उनका इन्फेस्टेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे रिसर्च, सोयाबीन के ऊपर जो है सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है ना, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सोयाबीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलप हुआ था वो भी क्या है आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हुआ था, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर वीड का इन्फेस्टेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, किसका यूज किया जाता है, किसका? चलिए कंफ्यूजन मत होना, एक चीज आपको याद रखना है, जनरल यील्ड लॉसेस, जनरल यील्ड लॉसेस, जनरल यील्ड लॉसेस की बात करते हैं तो इसके लिए एक टर्म याद रखना है, वीडो, ठीक है, वीडो यानी सबसे ज्यादा जो है वीड के द्वारा, देन इंसेक्ट, ठीक है, वीड, इंसेक्ट, डिजीज एंड अदर्स, ठीक। यदि हम यहां पर बात करें वीड्स के द्वारा कितना परसेंट, जब थोड़े 3-4 साल पहले जो है ये हुआ करता था 45, 30, 20 और 5, इस तरीके का चलता था, लेकिन अभी ये जो है वो चेंजेस हो चुका है। वीड के द्वारा जो यील्ड लॉसेस होते हैं परसेंटेज में यहां पर बात की जा रही है, कितना परसेंट, 33%, इंसेक्ट के द्वारा 26%, डिजीज के द्वारा याद रखना है 20% है, और अदर्स के द्वारा 21%। एक बार जोड़ो तो हो रहा है क्या, हो रहा है, 6 3 9 9 1 10, 30 हो गए, 30 20 50, 50 20 70, और 70 और 30 100 हो गए। चलो कैलकुलेट कर लेना एक बार, यहां तक समझ में आया। अब ये बात की जा रही है वर्ल्ड की, कहां की, वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाएगा, जब सबसे ज्यादा नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, वीड के द्वारा, तो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, हर्बिसाइड का। किसका यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स का। हर्बिसाइड्स के बाद में किसका नंबर आएगा, इंसेक्टिसाइड का। किसका आएगा, इंसेक्टिसाइड्स का। और इंसेक्टिसाइड के बाद किसका आएगा, फंजीसाइड का। ये कहां की बात है, वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है किसका, इंसेक्टिसाइड का। किसका, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स के बाद में यूज किया जाता है आपके किसका, हर्बिसाइड का। किसका, हर्बिसाइड्स। और हर्बिसाइड्स के बाद में फंजीसाइड्स। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे भारत में असली जो कमाई करने वाला व्यक्ति है, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में, आपके हिसाब से कौन है, आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है एग्रीकल्चर में वो कौन है, वेरी गुड, कौन है, खाद बीज की दुकान वाला। नाम सुना है खाद बीज की दुकान वाला? खाद बीज की दुकान वाला जितना पागल किसान को बनाता है, इस भारत के अंदर क्या, इस पूरे विश्व में जो है कोई नहीं बना सकता, ठीक है। मान लो होता क्या है कि एक क्रॉप, जैसे हम वीड की बात करते हैं तो वीड के अंदर एक टर्म आती है क्रॉप वीड कंप्लीशन, यानी पर्टिकुलर क्रॉप और वीड का जो कंप्लीशन पीरियड है वो फिक्स है कि एक उनका ड्यूरेशन जो होगा उसके लगभग 1/3 पार्ट में ही उनके बीच में कंपटीशन होगा, उसके बाद में कोई कंपटीशन नहीं होगा। मान लो कोई किसान है, उस किसान ने वीट ग्रो किया है, क्या लगाया है, वीट लगाया है, ठीक है। अब वीट के अंदर कोई डिजीज आ गई तो खाद बीज की दुकान पे जाएगा, कहां से वो स्टार्ट करता है उसको लूटना, शुरू से बताते हैं। मान लो कि किसान जो है कोई वेराइटी ग्रो करना चाहता है, जैसे वीट की कोई वेराइटी ग्रो करना चाहता है, तो जाएगा डीलर के पास, कहेगा कि मैं वीट लगाना चाहता हूं, तो कहेगा कि साहब इंदौर का, या फिर मान लीजिए ऐसे बताएगा करनाल का। जैसे मान लो सोयाबीन लगाएगा तो कहेगा इंदौर की बेस्ट सोयाबीन है। अगर ग्राउंडनट लगाएगा तो कहेगा कि भाई गुजरात से मंगाई है, ठीक है। सरसों लगाएगा कहेगा भाई पायनियर का आ रहा है, ये गुजरात की इधर जो है वो डेवलप किया है। मतलब किस तरीके से उसको लूटता है। तो सबसे पहली चीज तो सीड के केस में लूट लिया, फिर कहेगा कि भाई आप ट्रीटमेंट करो, आप ट्रीटमेंट करो तो नैनो डीएपी आ गया, तो नैनो डीएपी से करवाएगा कि नैनो डीएपी से कर दो, फिर उसके साथ और बायो फर्टिलाइजर ऐड करवा देगा, है ना। वो अलग अलग कंपनी का, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर कोई लोग विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन खाद बीज की दुकान वाले जो है ना, एक साल में एक बार तो विदेश चले जाते हैं, ठीक है। इसका रीजन यही है कि उनको पर्टिकुलर कंपनी जो है कुछ टारगेट देती है, अगर वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उनके लिए जो है ना बड़ी सुविधाएं होती है।
तो आप सभी जानते हैं वैसे तो, यानी सीड की चाहे सीड की परचेसिंग हो, चाहे कोई फर्टिलाइजर का खरीदना हो, मतलब हर जगह जो है कालाबाजारी की जाती है। सबसे बड़ी चीज कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के और वीड के बीच में कंपटीशन पीरियड फिक्स है। मान लो जैसे कि क्रॉप 50 या 60 दिन की हो गई, फ्लावरिंग स्टेज पर आ गई, वो फार्मर जाता है दुकान वाले के पास, वो बोलता है कि भाई मेरी क्रॉप जो है, वो भी जानता है कि फ्लावरिंग स्टेज पर है, लेकिन वो उस टाइम पे भी क्या देता है उसको, हर्बिसाइड दे देता है कि हर्बिसाइड भी ले जाओ, इंसेक्टिसाइड भी ले जाओ, फंजीसाइड भी ले जाओ, और तीनों को एक साथ डाल दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक बार क्या था, गुड़ा मलानी में हमारा रावे हुआ था, तो रावे के दौरान जो है एक फार्मर आया था। ठीक है, अब उधर के लोग जो है, जीरा वहां पे ज्यादा होता है, सब गोल ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो दुकान वाला था, उस दुकान वाले ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या कर दिया, भी दे दिया, फंजीसाइड भी दे दिया, और तीनों को बोला भाई 4D का एप्लीकेशन करते हैं तो कॉटन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, अंगुली न्यूमा जो है लीफ हो जाती है। रीजन क्या है, 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, जो क्या करता है, ब्रॉड लीफ को किल करता है। कॉटन की लीफ कैसी होती है, ब्रॉड लीफ होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब ज्ञान की कमी के चक्कर में वो किसान जो है, वो तीनों चीजों के लेके आ गया, तीनों चीजों को लाकर मिलाकर उसने डाल दिया। उसकी पूरी 6 बीघा की जो, मतलब 6 बीघा मतलब 1 हेक्टेयर की जो भी सब गोल थी, वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है जब भी आप मार्केट में जाओ तो उसको से बिल जरूर लो आप। ठीक है, चलिए ये अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, कार्य क्षेत्र इधर है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप जो है कौन सी है, मैक्सिमम मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप कौन सी है, राइस है। कौन सी है, राइस। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम हर्बिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप, यदि आपको प्लांटेशन क्रॉप मींस अगर टी ऑप्शन में हो तो सबसे पहले तो किसको टिक करना है, टी को राइट मानना है। किसको मानना है, टी को। इसके बाद में अगर ये नहीं हो तो किसको राइट मानना है, सोयाबीन को। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजम्पशन इन वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो है पेस्टिसाइड का कंजम्पशन जो है वर्ल्ड में, वो किस कंट्री में होता है, तो किस में होता है, जापान में होता है। यूएसए में जो है हर्बिसाइड का होता है, जापान। ठीक है, जापान में 10 to 12 केजी पर हेक्टेयर जो है किसका यूज किया जाता है, आपके पेस्टिसाइड का। ठीक है, जापान के अंदर लगभग 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। देखिए पेस्टिसाइड जो है कोई हार्मफुल नहीं है अगर देखा जाए तो, अगर हम इनकी जितनी मात्रा रिकमेंडेशन की है उस मात्रा में अगर हम यूज करते हैं तो ये हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय किसान क्या है, ऐसी परंपरा चली आ रही है कि अधिक चाह की इच्छा होती है कि हमें कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। तो क्या होता है कि वो दुकान वाला तो बताता है कि आपको 5 ml डालना है, लेकिन जब घर पे आता है तो घर वाले बोलते हैं भाई 5 ml से क्या होगा, अपन को फसल भी तो ज्यादा लेनी है, जल्दी खत्म करना है। वो 5 ml की जगह क्या कर देते हैं, 20 ml डाल देते हैं, और लास्ट में भी जाते जाते वक्त तो कि थोड़ा और डाल देते हैं, हो सकता है बढ़िया काम करेगी। पानी जब हम देते हैं, इरिगेशन हम देते हैं तो मानसिकता क्या होती है कि बहुत, मतलब मान लीजिए अगर आपने ट्यूबवेल जो है किसी के वहां से अगर आप पानी दे रहे हो तो ये होता है कि भैया 1 घंटे के पैसे ले रहा है, एक जो दो रहा है उसमें ज्यादा पानी डालना चाहिए। तो ज्यादा पानी भी खराब होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, और आप जैसे विद्वान लोग अगर जाकर घर वालों को बताओगे तो कहेंगे भाई तू तेरा काम कर, ठीक है, हमें हमारा काम करना है। ये अक्सर हुआ होगा तुम्हारे साथ। चलो, तो मतलब कहीं ना कहीं चीज जो है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में आप यूज करते हो तो वो हार्मफुल नहीं होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अक्सर लोग बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या आप मानते हो कि इस भारत के अंदर या इस दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल है, पॉसिबल है, नहीं है। हम जानते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट थे उनमें से 14 न्यूट्रिएंट ऐसे थे जिन्हें प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपटेक करते थे। किस फॉर्म में करते थे, इनऑर्गेनिक। प्लांट को कतई पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक सोर्स से आया या इनऑर्गेनिक सोर्स से आया, उसे तो ये पता है कि भाई नाइट्रोजन है तो मैं अमोनिकल फॉर्म में लूंगा या नाइट्रेट फॉर्म में लूंगा। ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता है। ठीक है, अब आप फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन कर रहे हो तो ऑप्टिमम डोज में कीजिए, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन न्यूट्रिएंट का जो एप्लीकेशन करोगे वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाएगा, प्लांट उसको इनऑर्गेनिक रूप में अपटेक करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, सोइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर की भी आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग और अगर आपसे कहा जाए साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दोनों में से कौन सी अप्रोच जो है इंडिया के लिए आगे आने वाले समय के लिए बेहतर होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है? तो आपको कहना है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको याद रहेगा। इसके बाद में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा किस पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है? इंडिया के अंदर किस पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड का। किसका किया जाता है? इंसेक्टिसाइड। 2-3 क्वेश्चन जो है इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड से रिगार्डिंग आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन इन इंडिया, मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन, अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? देखो 3 तरीके से, अगर ऑल ओवर कंट्री पूछा जाए, ऑल ओवर कंट्री, अगर यहां पर पूछा है किस स्टेट का, ठीक है, या पर हेक्टेयर पूछा जाए, ठीक है, 3 चीजें हैं। तीनों में क्या अंतर है? ऑल कंट्री, ऑल कंट्री का मतलब क्या है कि हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 है, और 8 क्या है? हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चाहे आप लद्दाख की बात करो, जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, चाहे चंडीगढ़ की बात करो, दिल्ली की बात करो, दादरा नागर हवेली की बात करो, चाहे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे लिए? यूनियन टेरिटरी। हमारी पांडुचेरी भी क्या है? आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पांडुचेरी वही है जहां पर पहली बार 1974 में क्या बना था? फर्स्ट केवीके बना था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का कंजप्शन कहां पर होता है, तो याद रखना है कहां पर? वेरी गुड, कहां पर? पौंडुचेरी। इनके नाम जो है वो बदले जाते, मतलब समय समय पर बदल जाते हैं। जैसे कि पहले बंबई का अब क्या हो गया? मुंबई हो गया। ठीक है, कलकत्ता का कोलकाता हुआ, फिर वापस कलकत्ता हो गया, है ना, मतलब अलग। जैसे पहले ओडिशा था, फिर ओडिशा हुआ, मतलब चेंजेस होते रहते। इसी तरीके से पहले पांडुचेरी था, फिर पौंडुचेरी कर दिया। ठीक है, राजस्थान का भी, राजस्थान ही है, हाँ, राजपूताना था, रायथन था, या फिर जो भी आपको याद है ना। स्टेट की बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात की जाए, सबसे ज्यादा देखो याद रखना है यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अभी विकट स्थितियां इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पर हमेशा सरकार पर संकट आता रहता है। जानते हो सरकार किसकी है वहां पे? एकनाथ शिंदे ना। चलिए, पर हेक्टेयर की बात करें तो पर हेक्टेयर में राइट आंसर जाएगा आपका पंजाब। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। देखो पर हेक्टेयर में अंतर क्या है? मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, तो जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर पर हेक्टेयर जो कंजप्शन है वो 1 केजी का है। कितना है? 1 केजी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पर हेक्टेयर जो है वो 500 ग्राम है। ठीक है, माना कि, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो यूज हो रहा है वो 1000 केजी हो रहा है, और पंजाब के अंदर जो यूज हो रहा है केवल 500 केजी हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल पेस्टिसाइड कंजप्शन महाराष्ट्र के अंदर कितना है? 1000 केजी। पंजाब के अंदर कितना है? 500 केजी। तो स्टेट पूछा जा रहा है, मैक्सिमम कंजप्शन में क्या जाएगा आपका? महाराष्ट्र। पर हेक्टेयर के बेसिस पे यहाँ पर 1 केजी था और यहाँ पर 500 ग्राम है, यानी क्या जाएगा आपका? पंजाब जाएगा। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। एवरेज रेट ऑफ insecticide, average rate of consumption in India। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेस्टिसाइड, किसकी पूछा जाए? पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड की जो है वो है 600 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 ग्राम पर हेक्टेयर। और यदि आपसे पूछा जाए हर्बिसाइड की, तो हर्बिसाइड की जो है वो है 50 ग्राम पर हेक्टेयर। यहां तक क्लियर रहेगा ये सारे पॉइंट्स? चलिए एक बार आप इनको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना। वीड मैनेजमेंट है, जेंथ्रोटूल ने जो है वीड टर्म दिया था 1731 में। वीड इज अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट दैट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बाय इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है, हार्पर नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि इंटरफेरेंस को जो है हार्पर, एलिलोपैथी और क्रॉप वीड कंपटीशन
दोनों का जो इंटरेक्शन है या दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहा जाता है। पेस्ट जो है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है, कोई भी जीवित जो कि हमें आर्थिक हानि पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड के अंदर ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेस्ट प्लस साइडो, हर्बिसाइड, हर्ब प्लस साइडो, है ना। तो एक बार आप इसको लिखो। हार्पर ने कहा था एलिलोपैथी एंड क्रॉफीड कंप्रेशन। अभी पढ़ेंगे एलिलोपैथी क्या होता है ना, क्रॉफीड कंप्रेशन क्या होता है। तो सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हो साथ के साथ? कोई ना, अगर कर रहे हो तो कर लीजिए, अभी 15-20 दिन बाकी है ना। हैं? क्या हुआ? क्या? चलो, इंटरफेरेंस के नीचे लिखा हुआ है हार्पर, एलिलोपैथी, क्रॉफीड कंप्रेशन। हार्पर क्या है? हार्पर जो है एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि एलिलोपैथी, और तुम हैपिक मत समझ लेना, हार्पिक आता है ना, हार्पिक। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, पूछने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। उसने इतिहास लिखा है। जो इतिहास जानते हैं वो इतिहास बनाते हैं। चलो, लिख लिया क्या? लिखो पार्टी जी, लिखो फटाफट। हिंदी बड़ी अच्छी सब्जेक्ट है ना। है? लिख लिया? रोडेंटिसाइड बोलते हैं, रोडेंट यानी होता है चूहे, और जो चूहे को मारने के लिए जो दवा होती है उसको हम बोलते हैं रोडेंटिसाइड। लिख लिया अब आपने? चालाक हो। चलो, जनरल इल्डोसिस, वीड्स, इंसेक्ट, डिजीज, अदर्स। देखो कंफ्यूजन मत होना, डिजीज का 20% है, अदर्स में 21%, ठीक है। एक तो आप फ्लो में जो है 21-20 कर दो, ऐसा नहीं करना है। अदर्स के अंदर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्रॉप प्लांट के अंदर इल्ड लॉसेस 100 केजी हो रहे हैं, तो 100 केजी में 33 केजी वीड के द्वारा हुआ है, 26 केजी इंसेक्ट के द्वारा हुआ है, 20 केजी डिजीज के द्वारा हुआ है, और 21 केजी में अदर्स आ गया, चाहे बर्ड्स हो या जो रोडेंट हो, नेमेटोड हो, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 33 केजी होगा, ठीक है, ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट्स है जो आपको याद है। हमारी एग्रीकल्चर भी बड़ी विचित्र है ना, कि क्ले मिनरल का पता नहीं कौन से होते हैं, केओलिनाइट का होता है, मोन्ट का होता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, मतलब है ना। हाँ, कुछ चीज समझ नहीं आया तो पूछ लेना भाई। साई नोड्यूल क्रॉप किसे बोलते हैं? साई नोड्यूल क्रॉप, साई नोड्यूल क्रॉप, SHY, साई नोड्यूल क्रॉप किसको बोलते हैं? राजमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजमा को? उसमें वो नोड्यूल बनते हैं, लेकिन नोड्यूल जो है वो छोटे छोटे बनते हैं, यानी शर्माते हुए बाहर निकलते हैं, है ना, तो इसलिए कहा जाता है साई यानी शर्मीली। इसी कारण राजमा में डाली जाती है क्या?
इतना नहीं कर पाता नाइट्रोजन। हाँ, ये इसके अंदर ल्यूपिन और फ्लेवोनोइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कम होता है। करता तो है पर कम होता है। बिल्कुल। लिख लिया? जापान वालों में बीमारियां खूब होती होंगी। जापान वालों की बीमारियां खूब होती हैं, लेकिन जापान वाले आपने देखा होगा, सबसे मेहनती कंट्री है सर। मेहनती कंट्री जापान ना। चलो, जापान के अंदर जो राइस का कल्टीवेशन होता है वो किस नेचर का होता है? मतलब तीन है, सेटाइवा, इंडिका, जैपोनिका। कौन सा होता है? जैपोनिका। आपने देखा होगा कि जापान के जब लोग आते हैं उदयपुर में घूमने के लिए, बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो वहां का जो राइस है वो सबसे शॉर्ट राइस होता है। और हिरोशिमा नागासाकी का आपने नाम सुना होगा, वो वही है, वो बम डाले हुए थे। पोखरण का भी नाम सुना होगा। फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था। चलो, लिख लिया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। बिल्कुल। जापान 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। लिखा क्या भाई? टी एंड सोयाबीन। अगर मान लो ऑप्शन में टी अगर आपको दिया हो, ऑप्शन में टी भी हो और सोयाबीन भी हो, तो आपको राइट क्या करना है? टी राइट करना है। सोयाबीन को जो है आपको राइट नहीं करना है, ठीक। और सोयाबीन ही अगर ऑप्शन में हो तो हमें सोयाबीन पर क्लिक करना है। लिख लिया? चलो, इसके बाद में, हाँ ये भी अभी तो इंडिया पेस्टिसाइड, मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन ऑल ओवर कंट्री में अगर पूछा जाए तो पौंडुचेरी, स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र, पर हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन इन इंडिया पेस्टिसाइड की कितनी है? 600 ग्राम पर हेक्टेयर। हर्बिसाइड की कितनी है? 50 ग्राम पर हेक्टेयर। तीन चीजें होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है? एक प्रिंसिपल होता है ना, टारगेट। बड़ा कंफ्यूजन करते हैं प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव। नहीं, उसने बता दिया टाइम ऑफ एम और उसमें समय बता रहा है। ठीक, लिखो। अभी मैं आपको बताऊं, हाँ, ये जरूरी नहीं होता। लिख लिया भाटी जी? मैंने लिख दिया, बाकी वाला नहीं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं? फटाफट बताओ जिसने लिख लिया वो। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं? जिसने लिख लिया वो लिख लिया, बाकी सबने? हाँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होता है? 10 सही है। चलो, लिख लिया अब? 4 बीघों का 1 हेक्टेयर होता है। अरे भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर पूछा है, ठीक है, किलोमीटर और किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। इधर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1000 को 1000 से करोगे तो 10 की पावर 6। मीटर को मीटर से करोगे तो मीटर स्क्वायर।
10 की पावर 4 बराबर 1 हेक्टेयर, कितना हो जाएगा 100 हेक्टेयर। अबे लच्छे 100 हेक्टेयर होगा ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपना बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड्स। वीड्स के क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं या एडवांटेज ऑफ वीड्स करके जो है आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वीड प्लांट है, चाहे वो सकुलेंसी नेचर का यानी हर्बेसियस नेचर का है, तो जाहिर सी बात है वो उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या फिर न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, जैसे मान लीजिए लेग्यूमिनोसी वीड है, मेलिलोटस एल्बा हो गया या मेलिटोस इंडिका हो गया या और भी कई सारे लेग्यूम वीड है, उनको जब आप किसी पर्टिकुलर जगह से या कलेक्ट कर एक जगह डंपिंग कर दोगे तो वो जब डिकम्पोज होंगे तो किसका काम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का, और सोर्स किसके होंगे, न्यूट्रिएंट के। ठीक, इसके बाद में इरोजन कंट्रोल, किसके रूप में, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। जब मैंने आपको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो उस केस के अंदर मैंने दो अप्रोच आपको बताई थी सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की, एग्रोनॉमिक मेजर और इंजीनियरिंग मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंदर मैंने ग्रास वाटर वे के बारे में आपको बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कुछ ग्रास के बारे में भी आपको बताया था। अगर हम इरोजन कंट्रोल की बात करते हैं, और इरोजन कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट वीड है जो इसको रोकता है वो है साइनोडोन डेक्टाइलोन। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जब खेत के अंदर पानी दिया जाता है तो मेन चैनल के अंदर कुछ ग्रासेस ग्रो हो रहती है। मेनली वो कौन सी होती है, साइनोडोन डेक्टाइलोन, जिसको हम धूप घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धूप घास। धूप घास के अलावा इसका एक और क्या नाम है, धूप, कौन सी है, बरमुंडा ग्रास। क्या है, बरमुंडा ग्रास। ठीक है, ये चीज आपको याद है, साइनोडोन डेक्टाइलोन, धूप ग्रास या बरमुंडा ग्रास। थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो जो वीड है वो सोर्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा गांव के अंदर पालक के अलावा जो है कई और सारी सब्जियां बनती है, ठीक है। स्पेशली खरीफ सीजन और रबी सीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी रबी सीजन के अंदर ज्यादा चल रही है, बथुए की सब्जी बड़ी प्रचलित है, बथुआ हो गया, ठीक है। चौलाई की सब्जी आपने खाई होगी, ठीक है। तो बथुआ को हम क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम स्पीसीज। क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम स्पीसीज, चिनोपोडियम स्पीसीज। इसके अलावा चौलाई की भी सब्जी आपने खाई होगी, इसको हम बोलते हैं एमरेंथस, एमरेंथस, एमरेंथस। इसकी दो प्रजातियां होती है, एक स्पाइनोसस होता है, स्पाइनोसस, एंड एक होता है हाइब्रिडस, स्पाइनोसस एंड हाइब्रिडस। जनरली जो हम खाते हैं वो एमरेंथस हाइब्रिडस खाते हैं। एमरेंथस हाइब्रिडस के अंदर कोई कांटे नहीं होते हैं, लेकिन एमरेंथस स्पाइनोसस जो होती है, नोट लगा के आप लिख लेना, एमरेंथस स्पाइनोसस जो होती है, उस एमरेंथस स्पाइनोसस में स्पाइन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या होता है, कांटे होते हैं, ठीक है। तो अगर लीफी वेजिटेबल्स के रूप में हम बात करते हैं तो एमरेंथस हाइब्रिडस, ठीक है, चिनोपोडियम स्पीसीज। इसके अलावा जंगली पालक भी आपने खाया होगा, ठीक है। दो प्रकार की देसी पालक है, बोलते हैं ना भाई देसी पालक, एक कहा जाता है ग्रामीण लैंग्वेज में गधेड़ा, गधेड़ा मीन्स जंगली, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। गधेड़ा मतलब वो जंगली पालक होता है, कौन सा होता है, जंगली पालक। तो हम बोलते हैं पोर्चुला का स्पीसीज, पोर्चुला का स्पीसीज, ये स्वाद में अच्छा होता है। वो हॉर्टिकल्चर वाला केस है ना, जब सोनू सर आए उन्होंने एक बार, तो उनसे ज्यादा मैं कहां से जान सकता हूँ। चलो भाई, अगर आप मान लो आपको जो है बीमारी जो है, बीमारी हुई है किस चीज की, किसकी बीमारी कह रहे तुम्हें, वैसे नहीं होना चाहिए, हड्डी, नहीं हड्डी होती है। हाँ, तुम्हारा हुआ है कि तुम्हें सोने के बाद नींद नहीं खुलती है, ठीक है, तो उसकी बीमारी का इलाज मैं क्या बता सकता हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। तो सबकी जो दवाइयां हैं वो अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग होती है, और परफेक्शन किसके पास होता है, जो उसका डॉक्टर होता है। तो सोनू सर ने आपको बेस्ट बता ही दिया होगा, पोर्चुला का स्पीसीज। इसके अलावा एक होता है घाल, ठीक है, घाल आपको केवल नाम याद रखना है, घाल, ठीक है। वैसे बहुत रेयरेस्ट केस है, आपसे पूछा जाएगा कि किस वीड की जो है वो सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में फोर्थ की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जब ज्यादा वीड हो जाते हैं तो उनको कट कर एनिमल्स को फीड करवाया जाता है, ठीक है। तो फॉर
इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है मेडिसिनल पर्पज। क्या है? मेडिसिनल पर्पज। और यहां से आपसे क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज की बात करते हैं तो एक साइड लिख लेते हैं हम वीड और एक साइड लिखते हैं इसका यूज। आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइगा। क्या कहा जाता है? स्ट्राइगा। ठीक है, स्ट्राइगा स्पीसीज या स्ट्राइगा हर्मेंथिको, स्ट्राइगा एशियाटिका, कई सारी इसकी स्पीसीज होती है, लेकिन हमें याद रखना है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको किसकी समस्या हो रखी है? डायबिटीज। क्या हो रहा है? डायबिटीज है। डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह रोग हो रखा हो। मधुमेह यानी शुगर ज्यादा, अगर चाय वाय ज्यादा पीते हैं तो क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से मेनली होता है शायद। ठीक है, डायबिटीज की अगर किसी को रोगी है, मान लो अगर इसको आप ये कहे कि मुझे रोटी खाना है, तो आप किसकी रोटी खिलाओगे इसको? किसकी? बारले की। किसकी? बारले की। ठीक है, अगर ये चाहता है कि नहीं मैं तो फ्रूट खाना चाहूंगा, ठीक है, तो फ्रूट कौन सा खिलाओगे? जामुन। वेरी गुड। जामुन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या कहा जाता है? जामुन ही कहा जाता है। गूसबेरी कहा जाता है, ब्लैकबेरी कहा जाता है। गूसबेरी किसको कहा जाता है? आंवले को। ठीक है, ब्लैकबेरी। ठीक है, इसके बाद में यदि ये कहे कि नहीं मैं तो सीरियल भी नहीं खाना चाहता, मैं तो फ्रूट भी नहीं खाना चाहता हूं, मैं तो वीड खाऊंगा, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या खिलाओगे? स्ट्राइगा। ठीक है, स्ट्राइगा। ठीक है, तो स्ट्राइगा का यूज जो है किसके लिए किया जाता है? कौन करते हैं? डायबिटीज पेशेंट। अब आप घर पे जाकर अगर किसी को बीमारी हो रखी हो, ऐसा मत करना कि जाओ और स्ट्राइगा लेके आओ और उसकी रोटियां बनाना। क्या क्या? देखो स्ट्राइगोल अलग केस है, वो हम बात करेंगे। कॉटन के अंदर सुसाइडल जनरेशन जो होता है वो स्ट्राइगोल से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्राइगा। स्ट्राइगा डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर है? इसके बाद में सेकंड अगर मैं बात करता हूं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए जो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, थोड़ा नाम मुश्किल याद होगा आपको। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक दो बार अगर बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुछ भी पूछा जा सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपने सुना होगा स्नेक बाइट। ठीक है, स्नेक बाइट के लिए किसका यूज करते हैं? ल्यूकस एस्पेरा। स्नेक बाइट। इसके बाद में अभी एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं पूरा, है ना? अच्छा, पहले वाला भी बाकी है अभी तो, है ना? रुको रुको एक बार इसको लिख लेते हैं। इसके बाद क्या बाकी रहा? स्ट्राइगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। सॉरी आर्जिमोना मैक्सिकाना, स्किन। ठीक है, इसके बाद में एक आपको याद रखना है फाइलेंथस निरूरी। फाइलेंथस निरूरी पहले कभी पढ़ा है हमने? फाइलेंथस निरूरी क्या बोलते हैं? फाइलेंथस निरूरी का दूसरा नाम क्या है? फाइलेंथस निरूरी का जो एक और नाम है वो क्या है? हजारदाना है। क्या है? हजारदाना। एक बार आप देखिएगा, अगर हम बेनिफिशियल इफेक्ट की बात करते हैं तो फोडर पर्पज में हम यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज की बात करते हैं तो स्ट्राइगा का डायबिटीज पेशेंट के लिए, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, ल्यूकस एस्पेरा स्नेक बाइट के लिए। स्नेक बाइट का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर सांप ने काट लिया है तो उसके बाद क्या करते हैं? ल्यूकस एस्पेरा जो वीड प्लांट है उसको लाया जाता है और उसकी पत्तियों को जो है उसके ऊपर लपेट के जो है या बांध के जो है रख दिया जाता है। तो क्या करती है? इसके जो पॉइजनस होता है उसको सक करने का काम करती है। आर्जिमोना मैक्सिकाना का यूज स्किन के उपचार के लिए किया जाता है। उसके बाद फाइलेंथस निरूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हजारदाना। जब भी आप किसी वीड को देखोगे और उसकी लीफ की अंडर सरफेस पे आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, है ना, उसको हम बोलते हैं फाइलेंथस निरूरी या हजारदाना, जो कि आपके एफएमएरएल वीड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जुंडाइस यानी जिनके पीलिया की समस्या हो जाती है, पीलिया रोग जिनको होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के लिए
वैसे अपना यूं नहीं है कि महाराणा प्रताप को अपन उनकी वीरता को प्रमाणित कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हरे घास की रोटियां, मतलब ऐसा वर्ड यूज किया जाता है कि हरे घास की रोटियां खाई। तो वहां पर जो है हरे घास मतलब घास नहीं था, वहां पर घास मतलब घास का मतलब संघर्ष नहीं है, वो हकीकत है। आपने सांवा का नाम सुना होगा, बानियार्ड ग्रास जो है उसको हम बोलते हैं सांवा। तो सांवा के आपने बीज भी, जब कभी कोई व्रत रहता होगा या फास्ट रहते होंगे तो सांवा का आप हलवा वगैरह बनाते होंगे, ठीक है। तो उस सांवा की ग्रास मतलब वो तो एक वीड है, लेकिन उसका यूज हम जो है उसके आटे से जब रोटियां बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सांवा की रोटी या जो भी है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने घास वो वाला नहीं, उन्होंने क्या किया था, उस सांवा की जो है वो रोटियों को सेवन किया था, इसलिए कहा जाता है हरे घास की रोटी, है ना। तो ये कुछ मेडिसिनल इफेक्ट हो गए, इसके अलावा भी 2-3 हैं, टाइम कम है अपने पास, कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप इनको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इट, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, इरोजन कंट्रोल के अंदर साइनोडोन डेक्टाइलोन, धूप घास या बरमुंडा ग्रास जिसे कहा जाता है, सोर्स ऑफ लीफी वेजिटेबल, चिनोपोडियम स्पीसीज, एमरंथस हाइब्रिडस, पोर्चुला का स्पीसीज और घाल। ये है एमरंथस स्पाइनोसस जो होता है उसके अंदर स्पाइन होते हैं, इसका यूज हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज नहीं करते हैं। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो। टी और सोयाबीन में टी फर्स्ट चॉइस है क्या? टी और सोयाबीन का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हर्बिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप कौन सी है, या कौन सी क्रॉप के अंदर सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया जाता है, ऑप्शन में यदि आपको टी और सोयाबीन दोनों मेंशन हो तो किसको टिक करना है? टी को। सोयाबीन को उस केस में हमें टिक नहीं करना है, ठीक है। अगर टी ऑप्शन में नहीं हो तब हमारा क्या जाएगा? सोयाबीन। लिख लिया पार्टी जी? लिखो, थोड़ा लिखो। सोर्स ऑफ लीफ वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स। एक चीज जो है अपन ने थोड़ा, घाल जो है इस पोर्चुला का स्पीसीज को ही बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है इसको। घाल जो है पोर्चुला का स्पीसीज को ही बोलते हैं, पोर्चुला का ओलेरेसिया करके घाल, पोर्चुला का ब्रैकेट में लिख लेना घाल, ठीक है। सोर्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, पोर्चुला का स्पीसीज ब्रैकेट में लिख लेना घाल। लिख लीजिए, लिखो घाल लिख लो ब्रैकेट में, पोर्चुला का स्पीसीज ब्रैकेट में GHAL। नोट में एमरंथस स्पाइनोसस, जिसके अंदर स्पाइन होती है यानी कांटे होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, जब वीड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पूरा ये किसी के अंदर नहीं लिखना, मैंने ऐसे बताया कि एमरंथस स्पाइनोसस होती है जिसके अंदर स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। आप में से मुझे कौन बताएगा एकमात्र ऐसी ऑयल सीड क्रॉप जिसके अंदर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं? सैफलोवर, ठीक है। कुसुम। अभी उस पे आयशा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कुसुम किसके लिए है वो प्रोजेक्ट? वो कुसुम जो है वो सैफलावर के लिए नहीं है। हाँ, मतलब सैफलावर भी चल रहा है, वो भी राजस्थान में अपने विद्यापीठ को मिला हुआ। चलो, फाइलेंथस निरूली। उसकी कांटे रहित भी कुछ वैरायटियां है, रोमेक्स स्पीसीज। हाँ, उसकी कांटे रहित भी वैरायटी मार्केट में आ गई होगी। रोमेक्स स्पीसीज की अगर हम बात करें तो लीवर्टोन, लीवर्टोन। क्या? रोमेक्स स्पीसीज जिसके अंदर हाई आयरन कंटेंट होता है और लीवर टॉनिक का काम करता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो बीमारी है पूरे इंडिया के अंदर, एनीमिया की बीमारी से जो है सबसे ज्यादा ग्रसित है। एनीमिया जो है आयरन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो उसका रीजन है आयरन की डेफिशिएंट, और इसके लिए लीवर टॉनिक के लिए हम रोमेक्स स्पीसीज का यूज करते हैं।
अभी हम बात करेंगे एसेंस स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, साइप्रस रोटंडस का। ठीक है, एक और लिख लो, लिखना चाहो तो इक्लिप्टा इरेक्टा भी लिख लो। इक्लिप्टा इरेक्टा, कफ एंड हेयर ऑयल के रूप, कफ एंड हेयर ऑयल के लिए, इक्लिप्टा इरेक्टा कफ एंड हेयर ऑयल के लिए। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हैं, अभी हम कल क्लास में बात करेंगे। कुछ जो है इकोनॉमिक पर्पज से भी यूज किए जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया अगरबत्तियां बनाने के लिए साइप्रस रोटंडस का यूज किया जाता है, कुछ एसेंशियल ऑयल के लिए किया जाता है, कुछ नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज के होते हैं, कुछ रिलीजियस पर्पज के होते हैं। रिलीजियस पर्पज यानी धार्मिक उत्सव के अंदर, ठीक है, जैसे दूब घास का हम यूज करते हैं। ठीक है, आपने गोवर्धन पूजा का नाम सुना होगा, तो उस दिन जो है महिलाएं गोवर्धन जी के ऊपर कांटे की नुमा वाला एक वीड प्लांट आता है, उसको लेके आते हैं। ठीक है, उसको अगाधा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कल हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।